Hello everyone. Today we are going to discuss the functions of parliament. तो पार्लियामेंट के बहुत से फंक्शंस होते हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन उसे। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है पार्लियामेंट का वो है टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। To select the executive government from among themselves is an important function of the member of the Lok Sabha. The executive is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. The Lok Sabha result show total number of MPs belonging to each political party. To form the government, a political party must have a majority of MPs in the Lok Sabha. For example, as we know, the Lok Sabha has 545 MPs. To have a majority, a party should have at least 273 or above members. The Prime Minister is the leader of the majority of ruling party in the Lok Sabha. She further select ministers from among the MPs who belong to his or her party to work with him to implement decision passed in the parliament. These ministers take charge of various government ministers such as Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs. The largest among the parties that oppose the ruling party is called the opposition party. तो सबसे पहला फंक्शन था टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होता है? एग्जीक्यूटिव वो ग्रुप होता है जो काम करता है इस चीज़ पे कि जो कानून बना है उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और ये एग्जीक्यूटिव मेंबर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? ये जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उन्हीं के बीच में से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव मेंबर उसी पार्टी को बनाया जाता है, उसी पार्टी में से बनाए जाते हैं जिस पार्टी की मेजॉरिटी होती है सीट्स में। अब जैसे लोकसभा में 545 एमपीज़ हैं, तो इसका हाफ और हाफ से ज़्यादा मेजॉरिटी पोर्शन अगर वो जीतते हैं तो उनकी मेजॉरिटी हो जाएगी और उसी के बीच में से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है टू कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। The Parliament exercises control over the minister and their work through various means such as questions. The Parliament, while in session, begins with the question hour. A member of Parliament can ask questions from any minister about his departments. Through these questions, the member keep a check on the functioning of various departments. By asking questions, the government is alerted to its shortcomings. The Prime Minister and his minister are responsible to the Parliament for their work. The Lok Sabha can remove them by passing a no confidence motion against them. तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को गाइड करती है और उस पर पूरा कंट्रोल रखती है कि क्या काम ठीक से हो रहा है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जब भी पार्लियामेंट में कोई भी सेशन होता है तो वो किस चीज़ से स्टार्ट होता है? क्वेश्चन आवर से। इसमें क्या होता है कि अलग अलग एमपीज़ मेंबर हैं जो पार्लियामेंट के, वो क्वेश्चंस पूछते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। और इन क्वेश्चंस की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो अलर्ट रहती है अपने काम के लिए। कोई भी काम हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइम मिनिस्टर या फिर उसके मिनिस्टर्स। अगर उन मेंबर्स के ख़िलाफ़ कोई भी कंप्लेन आती है या वो उनका काम सही से नहीं हो रहा, कोई पॉलिसी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की गई, तो लोकसभा उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो है कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट्स फाइनेंस। द पार्लियामेंट कंट्रोल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट रिसीव मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस. इट स्पेंड दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द पीपल. द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय द गवर्नमेंट. दिस बजट इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. Thus, without parliament sanction, the government can neither impose any tax nor can spend any amount. तो इस फंक्शन में बताया है कि जो गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, उस पर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से रिसीव होता है? टैक्सेस से। और जो टैक्स इकट्ठा होता है उसे कहाँ पे स्पेंड किया जाता है? लोगों के वेलफेयर पे। और इसका जो बजट बनाया जाता है वो अप्रूव करता है, कौन करता है उसे? पार्लियामेंट अप्रूव करती है। और पार्लियामेंट की सैंक्शन के बिना, मतलब उसकी इजाज़त के बिना कोई भी टैक्स लगाया नहीं जा सकता और कोई भी टैक्स हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। थ्रू क्वेश्चंस MPs प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. ऑल्सो द गवर्नमेंट नोज द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट. The government get valuable feedback through members of parliament.
तो हर स्टेट का जो एमपी है वो लोगों तक उनके सवालों के जवाब पहुंचाता है और उन्हें गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में अपडेट करता रहता है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उसे भी लोगों के फीडबैक के बारे में पता चलता है कि लोग इस लॉ से, कानून से या किसी भी डिसीजन से खुश हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है टू रिमूव द हाई ऑफिशियल्स। Parliament can impeach and remove the President of India and the Vice President of India. It can also recommend the removal of judges of the Supreme Court and High Court. तो हमारी जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को के रिमूवल के लिए भी रिकमेंडेशन दे सकती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा वो है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। The people can amend the Constitution of India. Generally, an amendment to the Constitution require a 2/3 majority of the two houses of Parliament. अमेंड मतलब होता है बदलाव करना। तो जो पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट भी कर सकती है, लेकिन अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है दोनों हाउसेस से। और दोनों हाउसेस कौन से थे हमारे? लोकसभा और राज्यसभा। अगला जो फंक्शन है वो है लॉ मेकिंग। Lawmaking is the most important function of the parliament. It makes law a variety of subjects that are under the jurisdiction of the central government. कानून बनाना, जो हमारी पार्लियामेंट है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? कानून को बनाना। किसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख के अंडर। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे द प्रेजिडेंट। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. The President is appointed by the Electoral College. The Electoral College consult both the Houses of Parliament and the legislative assemblies of the states and union territories. He is appointed for a term of 5 years. तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हेड होते हैं स्टेट के। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है? इलेक्टोरल कलीग जो हैं वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। वो भी अपॉइंट करते हैं दोनों हाउसेस से कंसल्ट करने के बाद और लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ के, यूनियन टेरिटरी से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है और इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होती है। प्रेसिडेंट की जो मंथली सैलरी है वो 1.5 लाख पर मंथ होती है। हर महीने 1.5 लाख रुपये एज अ सैलरी प्रेसिडेंट को दिया जाता है और इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो भी लॉ में लिखा गया है वो भी प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। अब पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। The President enjoys legislative, executive, judicial, financial, military, diplomatic and emergency powers. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे legislative powers से। The President summon or suspend the Parliament. He can address either house or both houses of Parliament together. He addresses a joint sitting of both the houses of Parliament at the beginning of the first session after each general election to the Lok Sabha and at the beginning of the first session of each year. The President can issue ordinance when Parliament is not in session. तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी भी टाइम सस्पेंड कर सकते हैं पार्लियामेंट को और किसी भी टाइम कोई भी एक हाउस या दोनों हाउसेस को इकट्ठे बुला के उनका सेशन ले सकते हैं, उन्हें एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, द अटॉर्नी जनरल। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो किस किस को अपॉइंट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर को चुन सकते हैं, स्टेट के गवर्नर्स को चुनते हैं, चीफ जस्टिस को चुनते हैं और काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल को भी कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। ही कैन पार्डन अ डेथ सेंटेंस। इसका मतलब है कि वो किसी भी मुजरिम को डेथ यानी कि मौत की सज़ा होने से रोक सकते हैं। ये पावर सिर्फ उन्हीं के पास है। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंशियल पावर्स। एनुअल बजट इज़ प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ही कैन ग्रांट एन एडवांस कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो जो हमारा एनुअल बजट है वो भी कौन देता है हमें पार्लियामेंट में? वो भी हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिया जाता है। ये पावर भी उनके पास है। नेक्स्ट है हमारी मिलिट्री पावर्स। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ही हैज़ द पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। तो मिलिट्री पावर्स में ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो
सारी जो फोर्सेस हैं हमारी, जितने भी आर्मी फोर्सेस हैं, नेवी फोर्सेस हैं, एयर फोर्सेस हैं, उन सब की जो कमांड है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। वो कभी भी जंग का ऐलान कर सकते हैं और शांति का ऐलान भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिप्लोमेटिक पावर्स। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट आर मेड इन हिज नेम। जितनी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट किया जाएगा इंटरनेशनल किसी अदर कंट्री के साथ, वो किसके नाम पे किया जाएगा? प्रेसिडेंट के नाम से। देन वी हैव एमरजेंसी पावर। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जंग के टाइम में, वॉर के टाइम पे एमरजेंसी लगा सकते हैं, और उनके पास ये भी पावर है वो किसी भी स्टेट पे कोई भी एमरजेंसी लगा सकते हैं, जिसे कि प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है। ये पावर भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होती है। अब हम पढ़ेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एंड द लीडर ऑफ द लोकसभा। ही इज़ द हेड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। The Prime Minister appoint the Council of Ministers with the advice of President. The Council of Ministers is divided into Cabinet Ministers, Member of State and Deputy Ministers. तो ओवरऑल इसमें यही बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो मेजॉरिटी पार्टी के हेड होते हैं और लोकसभा के लीडर होते हैं। और जो भी काउंसिल बनाई जाती है मिनिस्टर्स की, वो भी किसके द्वारा बनाई जाती है? हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। फर्दर ये जो मिनिस्टर की काउंसिल है इसे डिवाइड किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स में, मेंबर ऑफ स्टेट में और डिप्टी मिनिस्टर्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपल इन पार्लियामेंट। द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ चेंज ड्रास्टिकली सिंस द डेज ऑफ द फर्स्ट पार्लियामेंट। द फर्स्ट पार्लियामेंट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952. Most of the members in the parliament came from urban areas. In the latest parliament, there are more people from rural areas. Even the number of women MPs has increased. Many sections of the society were unrepresented in the parliament during early years of democracy in India. People from the downtrodden section of the society, such as scheduled caste and scheduled tribes, were unrepresented. To improve their representation in the political process, reservation was given for them in the legislature. There are reserved constituency for SCs and STs, where voters from all sections vote for the candidates. The idea of women reservation has been mooted since a long time. Although women reservation has been implemented for panchayat and local body election, the reservation in parliament has yet to become a reality. During the last 5 decades of democratic rule in the country, many people have been questioning the equality and relevance of the type of representational democracy in India. But the fact that we are in a position to ask question is a clear proof that democracy has been successfully in thriving in our country. तो बेसिकली इसमें लोगों के बारे में बताया गया है, पार्लियामेंट में किस तरह के लोग होते हैं। तो जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताइए कि जो स्टार्टिंग में जो पार्लियामेंट में लोग थे वो थोड़े अर्बन बैकग्राउंड की तरफ से थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट पार्लियामेंट है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, एमपीज़ हैं, वो कहाँ से हैं? रूरल एरियाज़ से। और इस बार जो है वुमेंस का भी जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ गया है। और ये भी बताया गया है कि जो पहले सोसाइटी में एससी और एससी लोग हुआ करते थे उन्हें मौका ही नहीं मिलता था। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए उनके लिए भी रिज़र्वेशन बना दी गई कि जो एससी और एसटी के लिए हैं वो सीट्स जो हैं रिज़र्व कर दी गई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन वुमेन के लिए जो रिज़र्वेशन का मुद्दा है वो अभी भी चल रहा है, पर कुछ जगह पे जैसे पंचायत में, लोकल बॉडी इलेक्शन में जो वुमेंस की जो रिज़र्वेशन है वो कंफर्म है, वुमेन के लिए सीट्स जो है वो रिज़र्व करके रखी जाती है। तो इस चैप्टर में यही था। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।